हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस आज हम देखने वाले हैं प्रोटीन्स ये जो है बीएससी थर्ड ईयर में है और बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री प्लस बॉटनी दोनों में है। तो फिर आप लोग जो है प्रोटीन को अच्छे से देख लेंगे। इसी प्रकार एंजाइम भी है ना। तो फिर एंजाइम भी जूलॉजी प्लस बॉटनी में है। तो फिर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है उन टॉपिक्स को जो है टारगेट करेंगे जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में हो, है ना, ताकि इसमें नहीं तो फिर उसमें नहीं तो फिर इसमें किसी न किसी में आ जाए और आप जो पढ़े हैं वो व्यर्थ ना जाए, है ना। तो फिर वैसे टॉपिक जो है आप लोग अच्छे से देखेंगे जो अनेक सारे सब्जेक्ट्स में हो, ठीक है। तो फिर प्रोटीन उसी में से एक है। तो फिर प्रोटीन के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर जो प्रोटीन का संरचनात्मक स्तर है वो हम देखेंगे। तो फिर प्रोटीन के 4 संरचनात्मक स्तर होते हैं। पहला है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो फिर इन चारों संरचना के बारे में जो है हम देखेंगे गाइस। थर्ड देखेंगे प्रोटीन का जैविक महत्व। तो फिर एग्जाम में प्रोटीन के बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है आप लोग जान लीजिए। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की संरचनात्मक स्तर का वर्णन कीजिए, साथ ही प्रोटीन का जो जैविक महत्व है उसे बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आता है। तो फिर आपको इसको लिखना है ना। तो फिर चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा इस मैंने प्रोटीन सिंथेसिस भी बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर प्लीज़ जाइए और देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस है गाइस वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्ज़ाम में आता ही आता है। जो प्रोटीन है वो तो 2 चरणों में कंप्लीट होता है ना। जो प्रोटीन निर्माण है वो अनुलेखन और अनुवादन। तो फिर मैंने 2 वीडियो में जो है कंप्लीट कर दिया है। तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोनों वीडियो का, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रोटीन संरचनात्मक रूप से अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अमीनो अम्ल ऐसे कार्बनिक अम्ल हैं जिसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक अमीनो समूह जुड़ा रहता है, ठीक है गाइस। मैंने प्रोटीन सिंथेसिस में भी बताया है कि जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो अम्ल के बने होते हैं ना। अमीनो अम्ल जब पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं, तो फिर उसी पॉलीपेप्टाइड को ही प्रोटीन्स कहते हैं, है ना। तो फिर प्रोटीन जो है संरचनात्मक रूप से अमीनो अम्ल के बने होते हैं और ये अमीनो अम्ल ऐसे कार्बनिक अम्ल हैं जिसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह और एक अमीनो समूह जुड़ा रहता है ना। कार्बोक्सिलिक समूह, अमीनो समूह आप लोग क्रियात्मक समूह पढ़े होंगे, है ना, वहीं से है। तो फिर ये जो है अमीनो अम्ल में जुड़े रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एक अमीनो अम्ल अणु की संरचना निम्न प्रकार की होती है। अभी एक जो अमीनो अम्ल होता है गाइस उसकी संरचना जो है इस प्रकार से होता है ना। तो फिर ये एक अमीनो अम्ल की संरचना है गाइस। इसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह, एक अमीनो समूह और एक जो है एल्किल समूह जुड़ा रहता है इस CH के साथ, ठीक है। तो फिर ये हो गया, ये इसको जो है अल्फा CH कहते हैं और ये सभी जो है इसके साथ जुड़ा रहता है। तो फिर ये एक अमीनो अम्ल की संरचना है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रोटीन अणु के निर्माण के समय एक अमीनो अम्ल का COOH समूह दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 के साथ पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ता है। इस तरह डाइपेप्टाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड आदि तैयार होते हैं, ठीक है गाइस। अब क्या लिखा है, ये जो है एक अमीनो अम्ल है, दूसरा अमीनो अम्ल आएगा तो फिर उसका जो ये NH2 पार्ट है वो इस वाले COOH के साथ जुड़ेगा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से जो है डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, फिर पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, ठीक है। क्या लिखा है एक बार और देख लीजिए। ये एक अमीनो अम्ल है, इसी प्रकार एक और अमीनो अम्ल आएगा तो फिर NH2 समूह है ना, अमीनो समूह, दूसरे अमीनो अम्ल का NH2 समूह इसके साथ इस वाले अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। फिर और जो अमीनो अम्ल हैं वो आते जाएंगे उस प्रकार से जुड़ करके जो है डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, फिर पॉलीपेप्टाइड आदि का निर्माण करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड देखते हैं गाइस, प्रोटीन के संरचनात्मक स्तर, स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स, है ना। अब ये जो है यहाँ से मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। लिंडर स्ट्रॉम तथा लैंग के अनुसार प्रोटीन की संरचना का अध्ययन निम्न के 4 स्तरों पर किया जाता है, ठीक है। जो साइंटिस्ट है लिंडर स्ट्रॉम तथा लैंग, इसके अनुसार जो है प्रोटीन की जो संरचना है उसका अध्ययन जो है 4 स्तरों पर किया जाता है। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक और चतुर्थक, जो कि मैंने सिनॉप्सिस में आप लोगों को बता दिया है ना। तो फिर चलिए सबसे पहले जो है प्राथमिक संरचना हम देख लेते हैं। प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर। किसी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना प्रोटीन अणु में उपस्थित अमीनो अम्लों का क्रम एवं उनकी संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है गाइस। जो प्रोटीन है वो किसके बने होते हैं, वो अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो फिर ये जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है ये बताता है कि जो प्रोटीन है उसमें कितने अमीनो अम्ल हैं और उनका जो क्रम है वो किस प्रकार से, है ना।
तो फिर ये जो है अमीनो अम्लों का क्रम और उसकी संख्या को जो है प्रदर्शित करता है, जो प्राथमिक संरचना है वो। ठीक है, प्रोटीन अणु में समस्त अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा रैखिक क्रम में जुड़कर सीधी प्रोटीन श्रृंखला बना लेते हैं। ठीक है गाइस, प्रोटीन अणु में समस्त अमीनो अम्ल जो है पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ करके रैखिक क्रम में सीधी प्रोटीन श्रृंखला बना लेते हैं। यही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है। तो फिर ये प्रोटीन की संरचना है गाइस, आप लोग देख लीजिए। इस प्रकार से प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, और ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अमीनो अम्ल जो है जुड़ते जाते हैं रैखिक क्रम में। रैखिक क्रम में जब जुड़ते हैं तो फिर जो है प्राथमिक संरचना का निर्माण जो है होता है। ठीक है, और ये जो है एल्किल समूह है, मैंने आप लोग बताया था, जो यहाँ पर R1, R2, R3, R4। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड शोविंग प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, तो फिर आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायग्राम को जो है अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि मार्क्स जो है इसी से ही मिलते हैं, है ना। तो फिर आप लोग जो है अच्छे से याद कर लेंगे इसको। अब चलिए देखते हैं आगे। सेकंड देखते हैं गाइस, द्वितीयक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, है ना। प्रोटीन में केवल पेप्टाइड बंध ही नहीं पाए जाते, बल्कि इसके अणुओं में हाइड्रोजन बंध तथा सल्फाइड बंध जैसे अंतराणविक बंध भी पाए जाते हैं। इन बंधों के चलते प्रोटीन अणुओं में नियमित वजन उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रोटीन अणु एक नलिकाकार संरचना ग्रहण कर लेता है। इसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं। ठीक है गाइस, अब क्या होता है, जो प्रोटीन्स है ना, उनमें केवल पेप्टाइड बंध ही नहीं पाया जाता है, इसके अलावा भी अन्य बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, ये बंध भी जो है पाए जाते हैं, जो कि अंतराणविक बंध है ना। तो फिर इन बंधों के चलते जो है उनमें प्रोटीन में जो है नियमित वजन है ना उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो है प्रोटीन नलिकाकार संरचना ग्रहण कर लेता है। नलिकाकार संरचना ग्रहण कर लेता है और उसी संरचना को ही जो है अल्फा हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है गाइस, इसमें दो प्रकार की संरचना पाई जाती है। पहला है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा शीट, है ना। तो फिर आप लोगों को जो है हम दोनों ही बताएंगे। तो फिर यहाँ पर अल्फा हेलिक्स के बारे में मैंने बताया है कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है ना, बॉन्ड की वजह से। तो फिर इस प्रकार से जो है अल्फा हेलिक्स की जो संरचना है वो इस प्रकार से होता है। इसके अलावा भी जो इसका केमिकल वाला है वो मैं यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं, है ना। आप लोग जो है इस वाले डायग्राम को बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे ही रहता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फिर एग्ज़ाम में मैंने ऐसे ही बनाया था, तो फिर आप लोग भी बना के आ सकते हैं। अगर ये वाला भी बनाना चाहते हैं तो फिर ये भी आप बना सकते हैं, है ना। देखते हैं आगे। इसके अलावा द्वितीयक प्रोटीन बीटा शीट के रूप में भी पाया जाता है। इसका निर्माण तब होता है जब बहुत से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक ही तल में एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है गाइस, अब इसके अलावा जो प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है वो बीटा शीट संरचना भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, पहला हमने अल्फा हेलिक्स से देखा, सेकंड हम देख रहे हैं बीटा शीट। तो फिर बीटा शीट का इसका निर्माण तब होता है जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है ना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक ही तल में एक दूसरे के समानांतर हैं। जैसे कि ये कागज़ क्या है, एक तल है, और इसके समानांतर क्या है, लाइन्स है ना। तो फिर ये समानांतर इस प्रकार से जो है समानांतर होंगे, तब उन्हें जो है हम बीटा शीट कहेंगे। चलिए बीटा शीट का डायग्राम भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, ये जो है बीटा शीट स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे देखिए ये जो है, ये वाला जो बॉन्ड है गाइस, ये जो है पॉलीपेप्टाइड्स है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। इसके अलावा ये जो बॉन्ड है गाइस, ये वाला जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो फिर आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। और बीटा शीट क्यों कहा है गाइस इसको, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के समानांतर हैं। ये जो है पॉलीपेप्टाइड्स हैं, तो फिर ये पॉलीपेप्टाइड जो है एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित है। यहाँ देखिए इसके समानांतर ये वाला चैन है, इस वाले चैन के समानांतर ये वाला चैन है। तो फिर इस प्रकार से जो है ये लोग एक शीट का निर्माण करें, इस वजह से इसको जो है बीटा शीट कहते हैं। और एक दूसरे के समानांतर है ना, एक ही तल में, तो फिर इसको जो है बीटा शीट कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा बीटा शीट। अब हम लोग देखते हैं तृतीयक संरचना। चलिए देखते हैं गाइस प्रोटीन की तृतीयक संरचना। जीवधारी की कोशिकाओं में अनेक ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसकी द्वितीयक संरचना में अधिक अवलन होता है। इसके फलस्वरूप इसके अणु अत्यधिक संघनित होकर त्रिविम संरचना ग्रहण कर लेते हैं। यह संरचना अत्यधिक स्थायी होता है। अब देखिएगा इस बहुत सारे जीवधारी हैं, उनकी कोशिका में जो है बहुत से ऐसे प्रोटीन होते हैं जिस प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में जो है अधिक वलन होता है। वलन अर्थात फोल्डिंग, है ना।
तो फिर वो जो है बार बार फोल्ड हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है वो संघनित हो जाते हैं। संघनित अर्थात बहुत ज़्यादा, है ना, संघनित हो जाते हैं और त्रिविम संरचना ग्रहण कर लेते हैं। तो फिर इस संरचना को जो है इस संरचना को जो है तृतीयक संरचना कहते हैं, ठीक है। और यह संरचना जो है अधिक स्थायी होता है। आगे देखते हैं, इसके अलावा यह एंजाइम अणुओं को क्रियाशीलता प्रदान करता है। जो तृतीयक संरचना है गाइस, वो जो है एंजाइम को जो है क्रियाशीलता प्रदान करता है। और देखिए गाइस, जो एंजाइम है वो भी जो है एक प्रकार के प्रोटीन्स ही हैं, है ना, तो फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे देखते हैं, तृतीयक संरचना प्राप्त करने के लिए प्रोटीन अणुओं में निम्न प्रकार के बंध पाए जाते हैं। पहला हाइड्रोजन बंध, सेकेंड आयनिक बंध अथवा इलेक्ट्रोस्टैटिक बंध, थर्ड है हाइड्रोफोबिक बंध और सल्फाइड बंध। तो फिर इस प्रकार के बॉन्ड जब पाए जाते हैं प्रोटीन में, तब जो है वो तृतीयक संरचना को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो फिर ये सारे बॉन्ड जो है पाए जाने चाहिए तृतीयक संरचना में, ठीक है, या फिर तृतीयक संरचना बनने के लिए जो है ये सारे बॉन्ड की आवश्यकता जो है होती है। इसके अलावा जो है इसका डायग्राम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप लोग जो है बना सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो डायग्राम है इस आप लोग नहीं बनाओगे एग्ज़ाम में तो भी चलेगा, केमिस्ट्री में नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन जो जूलॉजी है इस और बॉटनी में अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर आपको जो है डायग्राम बनाना ही बनाना है ना, तो फिर आप लोग जो है बना लेंगे। अब चलिए देखते हैं आगे। फोर्थ देखते हैं गाइस, चतुर्थक संरचना। बहुत से प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड अणुओं के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचना पाई जाती है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचना तीनों पाई जाती है ना, वही लिखा है। अब देखिए, इस प्रकार एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में विभिन्न प्रकार के बंधों द्वारा जुड़कर जटिल प्रोटीन अणु का निर्माण करते हैं, तब यह संरचना जो है प्रोटीन की चतुर्थक संरचना कहलाती है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों संरचना पाई जाती है ना। तो फिर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड हो गए इसमें, तो फिर क्या लिखा है, अनेक सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं विभिन्न प्रकार के बॉन्ड द्वारा जुड़ करके जब जटिल प्रोटीन अणु का निर्माण करती है, तो फिर उस जटिल प्रोटीन की संरचना को ही हम चतुर्थक संरचना कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन अणु जब मिल करके अनेक सारे बॉन्ड के द्वारा मिल करके जब एक प्रोटीन बनाएंगे, तब उन्हें जो है हम प्रोटीन की चतुर्थक संरचना कहेंगे, ठीक है। तो फिर ये हो गया प्रोटीन की चतुर्थक संरचना। एग्जाम्पल में आप जो है हीमोग्लोबिन दे सकते हैं। इसका डायग्राम आप लोग बनाना चाहते हो तो फिर हीमोग्लोबिन का डायग्राम बना देना गाइस। अगर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन का डायग्राम है वो कैसा है आप लोग तो जानते ही हैं, है ना। तो फिर चलिए देखते हैं अब इसका फुल एंड फाइनल फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ देखते हैं गाइस, प्रोटीन का जैविक महत्व। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के जैविक महत्व निम्नलिखित हैं। जैविक महत्व के बारे में आप सभी जानते हैं गाइस, तो फिर चलिए फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट है जैव झिल्लियों के निर्माण में, सेकंड है रक्त निर्माण व थक्का जमने में, एंजाइम के रूप में, हार्मोन व संग्रहित भोजन के रूप में, भोजन के आवश्यक घटक के रूप में। तो फिर इन सभी के रूप में जो है प्रोटीन का उपयोग होता है गाइस। तो फिर आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।